नमस्कार दोस्तों, बिहार में दूसरे दौर की जिन सीटों पर, जिन जिलों में, जिन इलाकों में चुनाव होने, वोटिंग होनी है, उनमें सीमांचल भी है। सीमांचल वो इलाका जहां 4 जिले ऐसे हैं जहां मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं। उन्हीं 4 जिलों में किशनगंज है, जहां कहा जाता है 65 से 70% मुस्लिम है। यहाँ पूर्णिया है, अररिया है, कटिहार है और किशनगंज है। और मैं आज हूँ किशनगंज में, सीमावर्ती जिला। और किशनगंज में इसलिए हूँ क्योंकि आज जुमे का दिन है। नमाज अदा करके बहुत सारे मुस्लिम इस मस्जिद से बाहर निकल रहे हैं। मस्जिद का क्या नाम हुआ? मदनी मस्जिद। मदनी मस्जिद से बाहर निकल रहे हैं। और मैं किशनगंज आया तो लोगों ने बताया कि आज जुमे के दिन सबसे अधिक भीड़, सबसे अधिक नमाजी इस मस्जिद से निकलेंगे। तो मैं मुस्लिम मतदाताओं का मन टटोलने के लिए, उनके मत के बारे में, उनके मुद्दों के बारे में जानने के लिए मैं यहाँ आ गया। सीमांचल के बारे में अगर संक्षिप्त शब्दों में बता दूं तो 24 सीटों वाले सीमांचल में बराबरी का मुकाबला था पहले, लेकिन 2020 में ओवैसी की पार्टी ने सेंधमारी की 5 सीटें जीती। ये अलग बात है कि 5 में से 4 उनके विधायक जीत के बाद आरजेडी में चले गए। इस बार फिर से MIM है, महागठबंधन है, NDA, और इन सब के बीच ओवैसी हैं जो पूरी ताकत के साथ 29 अक्टूबर से किशनगंज में जमे हैं। यहाँ से उनका हेलीकॉप्टर उड़ता है, अलग अलग जिलों में उनकी सभाएं होती है। अब तक 28-29 सभाएं बीते 8 दिनों में असदुद्दीन ओवैसी कर चुके हैं। बड़े बड़े नेताओं के, बीजेपी के नेताओं के, प्रधानमंत्री की भी सभाएं हो चुकी है। अररिया, पूर्णिया में मोदी से लेकर अमित शाह तक, राहुल गांधी से लेकर तेजस्वी तक। लेकिन मुस्लिम मतदाता क्या सोचते हैं, उनके लिए क्या मुद्दे हैं, इस चुनाव में वो किस तरह से मतदान करेंगे, ओवैसी फैक्टर इस बार क्या 2020 की तरह काम करेगा, इसको समझने के लिए बहुत सारे लोग। मैं चाहूँगा कि जो वोटर बच्चे नहीं है, बच्चे हैं वोटर नहीं है, थोड़ा हट जाए। आप यहीं के रहने वाले हो? जी सर, यही। क्या नाम हुआ आपका? रकीब आलम। क्या किसी पार्टी से जुड़े हो? किसी पार्टी से नहीं। क्या करते हो रकीब आलम? स्टूडेंट हूँ सर। तो रकीब, आप स्टूडेंट हो, युवा हो, नमाज पढ़ के आ रहे हो, तो ऐसे मैं समझना चाहता हूँ कि आप लोगों के लिए, किशनगंज के लिए, इस इलाके के लिए चुनाव का क्या मुद्दा है? सर, चुनाव का मुद्दा यहाँ पे सबसे बड़ा हेल्थ सेक्टर के लिए कोई ढंग का अस्पताल नहीं है। हाँ। एजुकेशन के मामले में किशनगंज पूरे बिहार में सबसे पिछड़ा इलाका है। हाँ। और ना ही किशनगंज 38 जिलों में लगता है सबसे ज़्यादा पिछड़ा इलाका पूरे बिहार में। ना ही कोई फैक्ट्री है। यहाँ के ज़्यादातर जितने भी युवा हैं सब बेरोज़गार हैं। काम करने के लिए सब परेशान हैं। सबको पलायन करके, चाहे तो इंडिया के अलग अलग शहरों में जाना पड़ता है, अलग अलग सिटी में जाना पड़ता है, या अलग अलग गल्फ में जाकर काम करते हैं। तो थोड़ा साइड हट जाइए, साइड हट जाइए, भीड़ भी जम रही। इधर आ जाए, हम लोग इधर बात करते हैं क्योंकि बहुत भीड़ है। हाँ बोलिए। बच्चा, बेटा हट जाओ, बच्चा हट जाओ। हाँ। पिछले 10 साल से लगभग जब से समझ हुई है राजनीति की, तब से देख रहा हूँ आज तक कोई भी नेता हो इलाके के लिए कुछ नहीं करता है। इलेक्शन का टाइम आता है, अलग अलग मुद्दा पे सिर्फ आवाज़ अपना बुलंद करता है, वोट चाहिए, पर काम बोलकर कुछ नहीं करता। ज़मीनी स्तर पर कोई भी काम नहीं होता है। सही बात है, आपने मुद्दे जेन्युइन उठाए। चुनाव के समय वोट मांगने आते हैं, कई हेलीकॉप्टर अभी उड़ेंगे, अगले 3 दिन तक वोट मांगे जाएंगे। लेकिन अब तो मतदान का वक्त है, 11 तारीख को वोटिंग है। तो इस बार क्या सोच रहे हो आप? कुछ नहीं सर, हर बार की तरह इस बार भी कांग्रेस को ही वोट करना है। समझे, मीम को वोट करके कोई फ़ायदा नहीं है। वो क़यादत के नाम पर मुसलमानों को और बेवकूफ़ बना रहा है, और कोई बात नहीं है। वो सबसे पहली बात तो समझना होगा, हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है। यहाँ पे सबको साथ लेकर चलना होगा। आप सिर्फ एक ही धर्म की बात करेंगे तो नहीं होगा। मीम बस जिस माइंडसेट से RSS चलता है, उसी माइंड से मीम चलता है। ये मीम मतलब MIM की बात? MIM। अच्छा, अब आपका क्या नाम है? मोहम्मद दानिश। बेटा, आप वोटर नहीं हो, बच्चा हट जाओ। क्या करते हो दानिश साहब? जी, पढ़ाई करते, BPSC का तैयारी करते। देखो, मैं मुद्दा भी समझूंगा, बच्चे को हटाओ जरा। और ये भी कि जैसे इन्होंने मुद्दे बताए, सही है, किशनगंज बहुत पिछड़ा है, बहुत सारे सवाल किशनगंज को लेकर हैं, विकास को लेकर हैं। लेकिन चुनाव के समय होता है, सब यहाँ की तस्वीर बदलने की बातें करते हैं। बातें तो करते हैं सर, से जैसे अभी MIM पार्टी आया है यहाँ पे, बात तो करता वो भी है कि मुसलमानों को लेकर के बात करता है आने का। लेकिन ऐसा है कि सर यहाँ पे अगर मुसलमान हम लोग किसी एक पार्टी को अगर वोट दे देंगे तो महागठबंधन को वोट जा नहीं रहा है। तो महागठबंधन इससे हार रहा है, हारने की वजह से सरकार यहाँ पे बन नहीं रहा है वहाँ पर। तो हम लोग सबको इस बार चाहते हैं कि हम लोग गठबंधन को ही वोट करें, MIM को कोई वोट ना करें। क्योंकि MIM को वोट करने का मतलब उससे हमको दुश्मनी नहीं है कोई, लेकिन उसको वोट करने का फायदा नहीं है। अगर उसको वोट करेंगे तो यहाँ पे BJP निकलने का चांस बढ़ जाता है। अब एक एक करके जरा सबसे बात करते हैं, फिर आप बताएं क्या शुभ नाम हो आपका? बच्चे? मेरा नाम मोहम्मद सूरज अली है। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मैं बात करना चाहता हूँ। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ सर कि हर बार यहाँ मजबूरी का इलेक्शन होता है कि यहाँ पर BJP जीत जाएगा, BJP जीत जाएगा। लेकिन इस बार ओवैसी आया हुआ है सर। इस बार ओवैसी को दिल खोल कर हम लोग पटन को वोट दे रहे हैं, और पटन को वोट दे रहे हैं। और रही दूसरी बात कि ये सर यहाँ पर जो बगल में रमजान नदी है सर, यहाँ का काम देख लीजिए, इतनी गंदगी महकती है रमजान नदी में, कोई काम ही नहीं होता है।
जाके MP या MLA जाके सो जाता है। हाँ। और किशनगंज ऐसी सीट है जहाँ से सांसद जो हैं वो कांग्रेस के हैं और जो सिटिंग सीट है विधायक भी वो भी कांग्रेस के, चूँकि उपचुनाव हुआ उसमें हालांकि MIM जीती लेकिन 2020 में फिर यहाँ से कांग्रेस जीती। अब ये चूँकि ये बार बार किशनगंज का जिक्र आता है तो प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के वो भाषण भी आते हैं और अभी भाषण अभी होंगे तो घुसपैठिए 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 इस तरह के भाषण यहाँ दिए जाएंगे जैसे किशनगंज में किशनगंज की जनता जो यहाँ पब्लिक है उसमें बहुत बड़ी तादाद घुसपैठियों की है, उसी को एजेंडा बनाया जाएगा। यही आपको चैनल पर दिखेगा, यही SIR को लेकर कहा जा रहा था। लेकिन इस बार मतदाता क्या सोच रहा है, जैसा कि मैंने कहा जाहिर है मैं मस्जिद के बाहर आया हूँ तो मुस्लिम वोटर हैं, जैसे मैं सबकी बात सुनना चाहता हूँ। आप क्या शुभ नाम है आपका? मोहम्मद नौशाद। मोहम्मद नौशाद। एक मैं बाइक को जाने दो, उससे डिस्टर्ब हो रहा है। हाँ, क्या करते हो नौशाद साहब आप? हम बिजनेस करते हैं छोटा मोटा। तो मैं मुद्दा समझना चाहता हूँ और आपके पास क्या विकल्प है? क्या यही है कि महागठबंधन को वोट डालना है। हाँ। क्योंकि MLA MP मेरा था। हाँ। मेरा सरकार नहीं था वहाँ। हाँ। इस बार तो सरकार को बदलना है और सरकार को बदलना है और जब हमारे MLA MP यहाँ से जीत के जाएंगे फिर देखेंगे वो मेरे लिए क्या कर रहे हैं। अभी तो उसकी सरकार नहीं थी, अभी जीती हुई थी प्रेजेंट में तो सरकार नहीं थी तो कुछ नहीं हुआ। सबसे बड़ा है यहाँ रोजगार नहीं है। अच्छा एजुकेशन वाला जितना भी लड़का, बहुत सारा लड़का जो टोटो चला रहा मजबूरन क्योंकि पेट पालना है। तो सबसे पहला यहाँ फैक्ट्री नहीं है सर, कोई चीज़ का सुविधा नहीं है जो यंग लड़का वो कमा पाए खा पाए। हमको ना हिंदू से मतलब है ना मुस्लिम से मतलब है, हमको एकता से मतलब है। आप क्या नाम है आपका? कमल इकबाल। एक मिनट रुकिए, क्या करते हो आप? बेटा बच्चा बिजनेस करते हैं। बिजनेस करते। तो आपके लिए क्या मुद्दा है, क्या सोच रहे हो चुनाव विकास में? मुद्दा है। कारोबार का भट्टा बैठा है जब से मोदी सरकार आया है। हाँ। इससे पहले कारोबार अच्छा था, अभी बहुत तरह की परेशानी आती है काम करने में। हाँ। और हम लोग के लिए मुद्दा एक ही है, आपको विकास। थोड़ा इधर है, इधर है, इधर है। हाँ हाँ जो काम करे उसे वोट मिलेगा। हाँ। इस बार किशनगंज से। अच्छा थोड़ा पीछे, रोड जाम हो रहा है, थोड़ा पीछे चलिए। पीछे थोड़ा पीछे चलिए, कोई बात नहीं। हाँ। इस बार किशनगंज से महागठबंधन ही जीतेगा। नहीं, लेकिन जैसे पिछली बार ओवैसी साहब ने 5 सीटें जीती और इस बार ओवैसी साहब फिर हेलीकॉप्टर से घूम रहे हैं, किशनगंज में बैठे हैं। लोग मन बना लिए हैं तेजस्वी यादव को मजबूत करना है और सरकार बदलना है। लेकिन ओवैसी क्यों नहीं? ओवैसी साहब नहीं चलेंगे, वो लास्ट में जीत के फिर गठबंधन में ही जाएंगे, फायदा क्या? नहीं, वो कहाँ गए, वो तो अलग ही हैं। लेकिन फिर बाद में जाएंगे ही सर। नहीं जाएंगे, वो नहीं गए ना, उनके विधायक चले गए 4, वो थोड़े गए। वो चले गए, फिर ऐसा हो सकता है कि फिर विधायक जीत के फिर चले जाए। तो हम लोग महागठबंधन को ही वोट करेंगे और सरकार बदलना है। हाँ, एक मिनट आगे एक करके आप भी आगे गए। आप क्या नाम है आपका? यही रुकिए, बात कर रहे हैं सबसे। अब्दुल बारी नाम है मेरा। क्या करते हो आप? हम व्यापार करते हैं, कपड़ों का बिजनेस करते हैं। हाँ। तो हमारा वोट पतंग के लिए हाँ? पतंग छाप ओवैसी साहब को। हाँ, तो क्यों बताओ, समझाओ जरा। हमारे हक के लिए बात करते हैं, जो दबे कुचले हैं उनके लिए बात करते हैं ओवैसी साहब। इस वजह से हमारा वोट उनको है, ओवैसी साहब को है। हाँ, लेकिन जैसे पिछली बार उनके 4 विधायक चले गए थे तो वो चले गए तो कुछ तो वापस भी तो आ गए। इजहार अस्मी साहब वापस आ गए। देखिए चुनाव के बाद फिर आएंगे इंशाल्लाह। जो जिनको टिकट नहीं मिला है दूसरे पार्टी में गए, वहाँ भी टिकट नहीं मिला है। आपका शुभ नाम? अख्तर हुसैन। क्या करते हो अख्तर आप? मेरा दवाई का दुकान है। तो क्या चाहते हो आप किशनगंज में? और किशनगंज के लिए क्या मुद्दा आपके लिए चुनाव का? वही है विकास का, नौजवान की नौकरी का, नौजवान के विकास का और शिक्षा का एकदम जरूरी है यहाँ का। पिछड़े लोग बहुत हैं यहाँ पर, इसलिए चाहते हैं महागठबंधन की सरकार बने। तो महागठबंधन क्या कर लेगी? यहाँ सरकार तो उनकी भी रही, तब किशनगंज का विकास हो गया था। देखें कि ये नया तेजस्वी अब जब बोल रहे हैं उसका जो विजन है। 15 साल लालू यादव की सरकार रही, 20 साल नीतीश कुमार की सरकार है। इस इलाके से सीमांचल से JDU की भी जीत होती रही। वो बात सही है, लेकिन इस बार जो तेजस्वी कुछ करना चाहते हैं, लोगों को विश्वास है और भरोसा भी है। इस बार किशनगंज की जनता इस बार गुमराह नहीं होगी। नहीं होगा, 5 साल में फिर सरकार बदलेगी। एक करके सर देखिए। हाँ, क्या नाम है आपका? नाम? मेरा नाम हुआ सर मोहम्मद असलम। मैं इसी चूड़ी पट्टी से बिलोंग करता हूँ सर। ये सर किशनगंज है। और सबसे बड़ा बात यहाँ पे ये है कि ये मेरी बात को आप NDA तक पहुँचा दीजिए कि इस शहर का नाम किशनगंज है और इसमें 70% मुसलमान रहते हैं। इससे अच्छा हिंदुस्तान का एग्जाम्पल और कहीं नहीं हो सकता है सर। अब रही बात कि सर सरकार बनने की, देखिए सर 2 बातें हैं सर।
नीतीश कुमार एक अच्छे मुख्यमंत्री थे, अब नहीं रहे। क्यों सर? मेरी एक बात आप कम से कम एटलीस्ट जरूर इसको ये करवाइएगा सर कि नीतीश कुमार 20 साल से हुकूमत में है। पहले क्या क्या मेरे बाप दादा ने लैंडलाइन मोबाइल चलाया, मैं अभी 5G चला रहा हूँ। मेरे बाप दादा ने क्या क्या, लालू ने क्या क्या, कब तक जंगल राज पे आप तिगड़म फुटते रहिएगा। पिछले 20 साल से आप गवर्नमेंट में हैं और खास तौर से 11 साल से आप सेंट्रल गवर्नमेंट जिसके साथ मोदी जी के साथ आपका अलायंस है उसके साथ है। आप हमको ये बता दीजिए कि बिहार का स्थिति पूरे हिंदुस्तान में क्या है। आपने इस 11 साल में स्पेशल पैकेज की बात क्यों नहीं की? यहाँ के रोजगार की बात क्यों नहीं की? यहाँ पे प्लान की बात क्यों नहीं की? सर हर साल यहाँ पे बिहार में सर कोसी और बाकी नदियों के जरिए सर बाढ़ आ जाता है। बिहार में बाढ़ का आपने क्या उपाय निकाला? सर अभी आपने सुना होगा कि आर्टिफिशियल बारिश हो जाती है और भी 2-4 देशों में ने क्या किया कि समुद्र को रोकने का काम कर दिया। लेकिन बिहार का ये सबसे बड़ा पॉइंट है सर कि बिहार में बाढ़ आकर के हर लोग करोड़ों लोगों को, लाखों लोगों को परेशान करके चला जाता है। इसके अलावा सर हेल्थ सिस्टम यहाँ पे डूबा हुआ है सर। इसके अलावा सर यहाँ पे नशाखोरी, सर शराबबंदी को मैं बहुत अच्छा सराहता हूँ सर, शराबबंदी लेकिन गली गली गांव लेकिन सर शराबबंदी में अब क्या 100 रुपए का शराब 200 रुपए मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं पब्लिक को धोखा मिल रहा है सर। इसके अलावा सर सबसे बड़ा बात है कि शराबबंदी के बाद सर मादक पदार्थों का, ड्रग का, स्मैक का और नशीले पदार्थों का सेवन ज्यादा हो गया है। शराब पी करके जो लोग 35 साल में मरते थे सर, अभी युवा सर 20-20 साल में लोग मर जा रहा है सर। इसके अलावा सर एजुकेशन, सर बिहार पे आपने बहुत सारा आपने भी ये किया है सर कि रेलवे स्टेशन आप चले जाइए, बस स्टैंड चले जाइए, जिसका एक बच्चा है, जिसका 2 बच्चा जो बाहर जाकर के पढ़ रहा है सर, वो लोग खाने को परेशान है कि नौकरी मिल जाए। आपने बहुत वाजिब मुद्दे उठाए, तो अब विकल्प क्या है? विकल्प ये है सर कि मैं 2 बात बोल रहा हूँ, तो विकल्प है महागठबंधन सर। अब हमारे पास ऑप्शन भी नहीं है सर। यूं क्यों? एक अंधा है और एक काना है सर। अंधा को दोनों आँख से नहीं दिख रहा है, काना को कम से कम दिख रहा है सर। तो एटलीस्ट बिहार के साथ ये प्रॉब्लम होता रह रहा है। अंधों में काना राजा वाला हो गया बस सर, और कुछ ऑप्शन नहीं है। कम से कम जब मैं कुछ नहीं देख सकता हूँ तो मैं एक देख सकता हूँ। तो ये अभी हमारे वक्त का नज़ाकत है सर कि महागठबंधन को एक सही तरीके से वोट दें, मजबूत सरकार बनाए और अपना प्रतिनिधित्व। अच्छा, आप आरजेडी से जुड़े तो नहीं हो? नहीं सर, मैं मेरा इसी आजाद मार्केट में मेडिसिन शॉप है सर। अच्छा, मैं किसी पार्टी से। अच्छा, ओवैसी साहब भी तो यहाँ इतना कैंपेन कर रहे हैं, अभी भी 7 दिन से। देखिए सर, ओवैसी साहब। अच्छा, अब एक बार जब किशनगंज के बारे में अगर बता दें तो किशनगंज में पिछली बार 2020 में जो जीते यहाँ से इजहारुल हसन साहब, वो 61,000 वोट उनको मिला, लेकिन बीजेपी की स्वीटी सिंह 59,000 वोट पाई। लगभग 2,000 के फासले से बीजेपी हारी, लेकिन एमआईएम के कमरुल हुदा साहब को 41,000 वोट मिला। मतलब बीजेपी बहुत नेक टू नेक किशनगंज में है। और अगर 4, 5, 6 सुनते 7-8 मुस्लिम कैंडिडेट हैं, छोटे बड़े सब मिला के, तो उसमें गुंजाइश है कि बीजेपी भी जीत सकती है सर। एकदम देखिए बीजेपी का जहाँ तक बात है, मैं अपने भाइयों से ये गुजारिश भी करना चाहूँगा कि आप अपना वोट को बेकार ना करें, क्योंकि बीजेपी की जो ये स्वीटी सिंह प्रत्याशी है सर, इनके बारे में मैं आप सभी से या कोई नहीं आप प्लीज हमारे वीडियो में अपील करने का आप इसका इस्तेमाल मत करें। नहीं, ये वो मंच नहीं है कि आप यहाँ अपील करें। सर मैं क्या बोल रहा हूँ वो मैं बता रहा हूँ। इनको इलेक्शन पे ही लोग देखते हैं। मैं ये बोल रहा हूँ सितंबर और अगस्त महीना में भी अगर किशनगंज में कहीं पे उनको देख लेते तो मैं कहता कि नहीं वो आती है। अब रही बात कि आपने कहा एमआईएम एक मुद्दा है। बैरिस्टर साहब की मैं बहुत इज्जत करता हूँ, उन्होंने बहुत सारे अच्छे मुद्दे पार्लियामेंट में उठाया है, लेकिन सर अभी प्रतिनिधित्व की ज़रूरत है सर। और जब कहा जाता है कि लीडरशिप, क़यादत की बात जब होती है तो क्या फ़र्क पड़ता है कि एमआईएम से हमारे कोई शमशागाज भाई आए या मतलब कांग्रेस से कमरुल हुदा साहब आए। प्रतिनिधित्व चाहिए, मुसलमानों को मजबूती चाहिए। सबको हिंदू वोट भी नहीं मिल रहे हैं। इस बार बीजेपी के जो कोर वोटर है वो भी वोट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के लोग भी ये बात समझ रहे हैं कि बीजेपी पैसा लेके बार बार स्वीटी सिंह को टिकट देती है। वो उनके और भी कार्यकर्ता वो उनको आजमा सकती है। यहाँ मुस्लिम क्षेत्र है, मुस्लिम उम्मीदवार को वो उतार सकती है। इस बार हम लोग काफ़ी उत्साहित थे कि शाहनवाज हुसैन जैसे चेहरे बिहार में आएंगे और बिहार के राजनीति में पूर्ण रूप से सक्रिय हो जाएंगे, मगर बीजेपी ऐसा नहीं है। सिकंदर सिंह नोट का बोरा जाके ढाल देते हैं, स्वीटी सिंह को मिल जाता है। तो ये जो बात हो रही है कि स्वीटी सिंह जीत जाएगी, अभी जो बीजेपी का कोर वोटर, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं वो भी नाराज़ हैं और सबका वोट अभी महागठबंधन को जा रहा है।
चलिए ठीक है, तो 14 नवंबर को काम की बात कोई प्रत्याशी नहीं कर रहा। हुसैन अली नाम हुआ, मैं एक छात्र हूँ, जामिया हमदर्द थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ। काम की बात किशनगंज विधानसभा में कोई नहीं कर रहा। आप चूरी पट्टी में अभी देखिएगा कि इतना जाम का बड़ा मसला है, यहाँ से लेके फल चौक तक कोई जाम का मसला पे बात नहीं कर रहा। क़यादत की बात करेंगे लोग, सरकार बनाने की बात करेंगे, लेकिन हम विधायक चुन रहे हैं ना, विधायक की क्या काम करेगा उसकी कोई बात नहीं कर रहा। एक पब्लिक टॉयलेट नहीं है किशनगंज में, उसकी बात नहीं कर रहा है। सूखा नशा आम हो गया है, शराबबंदी का इतना ढिंढोरा पिटा जाता है, सूखा नशा आम हो गया है, सूखा नशा पे कोई बात नहीं कर रहा है। महिला कॉलेज नहीं है, किसी भी कौम की 50% आबादी औरतों की होती है, एक अच्छा महिला कॉलेज नहीं है। और लोगों ने कहा है कि जिस कौम की औरतें पढ़ी लिखी नहीं होगी वो कौम कभी तरक्की नहीं कर सकता। लोग सिर्फ क़यादत की बात कर रहे हैं, लोग सरकार गिराने उठाने की बात कर रहे हैं, लेकिन काम का बात कोई नहीं कर रहा। हर विधायक आ रहे हैं, एक दूसरे को गाली गलौज कर रहे हैं, कोई इसको आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, कोई इस पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, लेकिन 5 लाख लोगों की नुमाइंदगी करने के लिए आपको वोट दिया जाएगा, आप काम की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? तो आपके पास क्या विकल्प है? विकल्प लोगों को चुनना होगा, लोगों से जो कैंडिडेट है उनसे सवाल करना होगा कि अगर हम आपको अपना कीमती वोट देते हैं तो आप हमारे लिए क्या करेंगे, आप हमारे सुख दुख के लिए क्या करेंगे, हमारी आपकी बात वाजिब, लेकिन अब तो इस सब सवाल पूछने के लिए भी महज 3 दिन बाकी है, उसके बाद चुनाव है। तो लोगों को वैसे कैंडिडेट को देखकर वोट देना चाहिए जो इन मुद्दों पर काम तो आपको क्या लगता है कौन सा कैंडिडेट, कौन सी पार्टी है जो सही मुद्दे और सही विकल्प है? अभी तक तो कोई नहीं है, अभी तक कोई भी कैंडिडेट अगर जीतते भी तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए काम करेंगे, कौम के लिए कोई काम नहीं करेगा, आवाम के लिए कोई काम नहीं करेगा। एक मिनट सबकी आवाज नहीं, एक मिनट। इमोशनल ब्लैकमेल करता है, एमआईएम जो है वो इमोशनल ब्लैकमेल करता है, लोगों के इमोशनल से खेलता है। यहाँ सारे विलेज हैं अगल बगल, सारे 70% लोग अनएजुकेटेड हैं, और ये एमआईएम क्या कहता है कि उसके फीलिंग से खेलता है और वोट बांट लेता है। नहीं, लेकिन एमआईएम जो अवैसी साहब कहते हैं कि आप लोगों की रहनुमाई के लिए, आप लोगों की जो मुद्दे हैं, आप लोगों की ज़रूरत है, आप लोगों के मसले हैं, वो मसले उठाने के लिए ऐसे मुस्लिम नुमाइंदे चाहिए जो आपकी हक की बात करे, हुकूक की बात करे। उनको लगता है जो बाकी सब आपका इस्तेमाल करते हैं। एमआईएम वाले बोलते हैं सब जुम्मन है जो दरी बिछाते रहते हैं। एमआईएम क्या किया आज तक किशनगंज के एमआईएम को मौका ही मौका मिला पहले एक करके तभी बात। एमआईएम के जो यहाँ लीडर है सबसे बड़े अख्तर ईमान साहब, ये बात साबित हो गया है कि वो सबसे बड़े पैसाखोर है। वो जब पैसा लेकर टिकट कैंडिडेट को बांटते हैं और कैंडिडेट पार्टी पैसा नहीं लेता, सबको पैसा कैंडिडेट को बांटते हैं, इससे पहले पैसा नहीं लेता, एक एक करके कौन पैसा लेके नहीं करता है, सब पार्टी वाला पैसा लेता है, एक एक करके। हाँ, वो जो पैसा लेके ये खरीद बिजनेस करते हैं, इसीलिए हम लोग एमआईएम के साथ नहीं है, क्योंकि उनका सिर्फ बिजनेस चल रहा है और वो बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए यहाँ आए हैं। और उनका जो हमारे कांग्रेस से सर कैंडिडेट है प्रेजेंट, एक एक करके बोलेंगे तो सबसे बात करूँगा। इधर आइए सर, प्रेजेंट कैंडिडेट है कांग्रेस के। भाई एक एक करके बोलेंगे तो सबसे बात। आपके पास सर एक चीज बता दें हम आपको, आपका नाम? मोहम्मद यासिर। क्या करते हो आप? छोटा मोटा सर कारोबार करते हैं सर। अभी जो हमारे प्रेजेंट सर कांग्रेस के जो कैंडिडेट है कमरुद्दीन साहब, वो सबसे पहली बार बने एमआईएम से विधायक बने। उसके बाद उनको हटाने के लिए इजहारुल साहब को चुना गया और फिर कांग्रेस उन्हीं को टिकट देती है और फिर आज हम उन्हीं को जिता दें, तो सर ये समझ से बाहर है। अभी एक छोटा सा बात, इजहारुल हसन साहब सर 5 साल से विधायक हैं, अभी नए हैं। एमपी साहब 10 साल से कांग्रेस के, एमपी एमएलए दोनों कांग्रेस के। बगल में सर मझिया है अपना, वो पुल टूटा था 2017 में, अभी सर 10 साल अब होने को है, लगभग 8 साल, वो सर पुल आज तक नहीं बना सर, टूटो ऐसे तिरछा होकर जाता है सर। क्या आप लोग बात करते हैं कमरुल होता है कांग्रेस, कोई काम आप देखिए सर, पुलिया सर बेसिक चीज है, शहरी क्षेत्र में पुल नहीं बनेगा। तो सब आप लोग का इस्तेमाल हो रहा है ना सर? बिल्कुल सर, मेरे अब्बा मेरे वालिद पूरी जिंदगी कांग्रेस को वोट देते हैं, बस पता है किस लिए? कमल जीत जाएगा, मुसलमान को नोच के खा जाएगा। ये सुनते वोट लिया हम लोग। अब सर हमारे पास ऑप्शन है, हाँ, मगर कैंडिडेट को जरूर देखिए। सरकार बनेगी 2020 में हम लोग सर वोट दे दिए, फिर सर अब सर वही मामला सर, कब तक सर सरकार बनेगी, मुसलमान को यूज करते रहे सर। अभी एकरा हसन आई, बड़ी अच्छी एमपीएम, उनका तारीफ करते हैं। वो एक बेसिक बात जो किशनगंज का जरूरत है वो क्या बताएं? बगल में सर यहाँ पे पेशाब खाना है, वो टूटा हुआ है, कचरा भरा हुआ है सर, कोई पूछने वाला नहीं है। उनके बारे में एमपी साहब पहल नहीं करते सर। किशनगंज के शहरी क्षेत्र में पिछले 3.5 महीने सर मीटर नहीं रहा। एमपी साहब के दरवाजे पे हम 3 बार गए, उनको सर मेल किया सर, यहाँ मेल है सर, जावेद आजाद साहब को फेसबुक पे मैसेज किया, कोई हाल हवाल नहीं। अपना जो काम है खुद
खुद लड़के करवाना तो पड़ता आपने है। कहा कि आपके पास ऑप्शन है, क्या बिल्कुल एमआईएम ऑप्शन है सर, क्यों नहीं चुनेंगे सर, एकदम चुनेंगे सर, एकदम एमआईएम को चुनेंगे सर। एमआईएम को वोट देंगे। देखिए मामला क्या है, एक देखिए आप लोग अनकंट्रोल। देखिए सर मामला क्या है, पीछे तो हम नेता हैं, आज हम एमआईएम के साथ है, आज बोल रहे हैं एमआईएम को वोट दीजिए, ठीक है, फिर उसको छोड़ के उसमें चल जा रहे हैं, तो ये क्या नेता जो बोलेंगे हम लोग उसी का बात मानेंगे ना? हम लोग को अपना भी दिमाग है कि कहने का मतलब है वोट किसको देना। अभी तेजस्वी कल आए एएमयू के कैंपस में, तो एएमयू की बात तो नहीं किए कि यहाँ एएमयू बनना चाहिए, वो तो बात नहीं किए, वो आए लोग उनसे मिलाने के लिए गए तो वो हाथ धो रहे थे, उनको हटा दिए। तो अभी जीते नहीं है तो ये हाल है, तो कल जीतेंगे तो क्या हाल होगा? एक एक करके। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया है, जिस तरह आपने SIR के इसमें जो पूरा वीडियो बनाया था, यहाँ सभी लोग आपके फॉलोअर्स हैं, हम लोग खुद भी आपको शुरू से फॉलो करते हैं। निडर और निष्पक्ष पत्रकार वो आप हैं, अजू तंजीम है, इसके लिए तो सबसे पहले ताली बजता है। अब बिसाइड इस सब को छोड़ दीजिए, तो पार्टी पॉलिटिक्स ये हम लोग को खुद ही नहीं पता है कि हम वोट किसको करेंगे, सरकार किसकी बनेगी। बात समझिए, मान लीजिए कि यहाँ से एमआईएम जिता दिए या महागठबंधन जिता दिए, किसी को भी जिता दिए, सरकार किसकी बनेगी कुछ नहीं पता है, किसी को नहीं पता है। अरे सुनो मेरी बात, वैसा नहीं होता बच्चे, किसको जिताइएगा आप और कौन किस पार्टी में जाएगा, जितने भी वोटर्स है सब। अच्छा पिछली बार 5 को जिताए थे, 4 चले गए, तो भावनाओं के साथ खिलवाड़ हुआ ना, वही सब फिर वापिस हम लोग ये बात जो है एक करके ये बात जो है, ये बात सब पार्टी के लिए है, ऐसा नहीं है कि एक से रुकिएगा, हमारे कैमरे में हम थोड़ा जगह दीजिए, तरफ से नहीं बोल रहे हैं, ठीक है? ये किसी के लिए नहीं है, सबके लिए है। जो एक मिनट है, जो कैंडिडेट अच्छा हो, चाहे वो किसी पार्टी से हो, और ये जो भोपू है सर के ये एक मिनट बीजेपी जीत जाएगा, ठीक है ना, जीत जाए। अरे हिंदुस्तान में है ना भाई, 15 साल से कुछ नहीं कर सकते आप, अगर जीत ही गया तो जीत जाए। अगर बिहार में भी बीजेपी 15 साल से 20 साल से है, कैंडिडेट वाइज वोट होना चाहिए, जो कैंडिडेट अच्छा हो उसको वोट दीजिए, चाहे वो गठबंधन का हो या वो एमआईएम का हो। कांग्रेस की बनेगी, इधर है क्या कांग्रेस की सरकार बनेगी। मेरा नाम है सैयद शौकत है। हाँ कांग्रेस की सरकार बनेगी और जाकर के कांग्रेस गठबंधन में जी, गठबंधन में उसकी सरकार बनेगी इंशाल्लाह। वो इस बार हर जगह से जीता, इंशाल्लाह किसान से भी जीतेगा। लेकिन ओवैसी साहब जो पिछली बार जीते, को फायदा नहीं तो कुछ नहीं होगा। ओवैसी साहब कुछ नहीं कर सकेंगे, ओवैसी साहब नहीं निकल जाएंगे हाथ से, गारंटी है मेरा। ओवैसी साहब नहीं ओवैसी साहब जब से आए हैं ना, वो अपना वोट बढ़ाते ही जा रहे हैं। कांग्रेस की नींद उड़ गई है, कांग्रेस को तो प्रचार भी नहीं करना पड़ता था सर, कि हम तो जानते थे जैसे मंथली होता है ना, महीना एक लगा पूरा मकान मालिक का रकम खड़ा, वैसे ही 5 साल हुआ मेरा तो वोट खड़ा है, हमको मिलना ही है, क्या कि मुस्लिम बॉलीवुड सीट है, लोग डर से बीजेपी का डर से वोट हमको दे देगा, हम जीत जाएंगे। लेकिन जब से एमआईएम आई है ना, उसका नींद उड़ गया है, नींद अब उसका प्रचार भी नहीं करता है। पहले प्रॉब्लम है तो ओवैसी साहब के जो एलसी हैं महागठबंधन के चौखट के आगे नाक क्यों रगड़ रहे थे, हमको ले लीजिए। इसी के लिए नाक लगा रहे थे कि ये फांसी ताकत को हमको रोकना था। यूपी में जब ओवैसी साहब लड़े, अखिलेश यादव ताकत के ठकठकाए, वहाँ पर भी ओवैसी सर ओवैसी साहब महागठबंधन की सरकार बनेगा पूरा बिहार में बनेगी, पूरा बिहार में बनेगा। 2020 में भी महागठबंधन बनेगा पूरा बिहार में। इनको 70 साल से इनका यही काम रहा है कि कांग्रेस को भर भर के वोट देना। इनके हिंदुस्तान में जो मुसलमानों का हाल हुआ है, ये कांग्रेस के जमाने में हुआ। रही बात ओवैसी साहब की, ओवैसी साहब यूपी में भी खटखटाए अखिलेश का दरवाजा कि मुझे ले लो, नहीं लिया गया। आज तेजस्वी यादव के घर के सामने भी ढोल बजाए कि ले लो, मगर बी टीम ओवैसी है। याद रखिए, मुसलमानों का एक ही नेता अभी आया हिंदुस्तान में, वो ओवैसी है, और हम लोग उनके साथ हैं। बुरा आदमी हूँ बोलिए ना, मैं बाहर कट्टा थाना से हूँ।
मैं वहाँ का निवासी हूँ। और ये ओवैसी साहब जो है, ये तो अभी देखिए वहाँ का जो ये हैदराबाद को जो मुख्यमंत्री है, क्या नाम है, रेवंत रेड्डी का चट्टे पट्टे गुलाम है वो। काटने आए हैं वो, वोट काटने आए हैं, बीजेपी को जिताने आए हैं वो बीजेपी को जिताने। मैं देखो भाई साहब, मैं बुरा आदमी हूँ, मेरा बात तो आप ध्यान से सुनिए। वो जो आया है, ओवैसी जो आया है ना, सिर्फ कांग्रेस को जिताने आया है, इसको बीजेपी को, कांग्रेस को हराने के लिए आया है। एक क्या बोल रहे हैं? कांग्रेस को हराने के लिए आए हैं ओवैसी साहब, कांग्रेस को हराने के लिए अरे वो मोदी का खरीदा हुआ है, मोदी का खरीदा हुआ। एक मिनट सुनो, हेलो एक आपने अपनी बात की, लेकिन ये एक मिनट, ओवैसी साहब तो अपने उम्मीदवार लड़ा रहे हैं, उनको क्यों लग रहा है कि वो हराने आए इसको? वो तो ये मोदी का खरीदा हुआ गुलाब है, मोदी का गुलाब है वो। ये कैसे कर रहे हैं आप? हम जानते हैं ना उसके बारे में, कैसे जानते? अरे उनका भाई को बनाया था, उनका भाई को बनाया था 3 दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाया था, और 3 दिन के बाद क्या रेवंत रेड्डी। अरे लेकिन हल्ला करके आप चाहते चले जाए, एक मिनट, अगर आप लोग चाहते हो बंद कर दे तो बंद कर देते। यहाँ से जीतेगा कमल हुदा साहब, कमल हुदा साहब जीतेगा। लेकिन पिछली बार तो ओवैसी 5 जीत गए थे, फिर जीतेगा। ओवैसी भी 5 जीत गए थे पिछली बार। अरे हमारा ब्लॉक से नहीं गया था, हमारा इससे नहीं गया था, एक बार जीत गया था धोखे से धोखाबाजी किया था। अगले बार 5 सीट पाया था, 4 सीट कहाँ चला गया? आरजेडी में तेजस्वी यादव के पास अकेला अब्दुल ईमान, ये तो और 1 नंबर का झूठा है। बोल रहे हैं सर कि जन स्वराज जैसे नया पार्टी आया है, वो पूरे सीट पे लड़ रहा है, ओवैसी का चाहिए कि पूरे सीट पे लड़े, बार बार ही क्यों आता है वोट करने के लिए? जन स्वराज नया पार्टी एक चीज सर, अगर AIM को लड़ना है तो पूरी 243 सीट पे लड़े, ये क्या सिर्फ मुस्लिम बहुमूल्य इलाके पे जाकर लड़ते। और सर बिहार में कांग्रेस क्या कर रही है, बिहार में मीम क्या कर रही है, कहती है कांग्रेस जीतेगा तो मुसलमान दरी बिछाएगा, वही हैदराबाद में उसके साथ मिलकर कांग्रेस के लिए वो वोट मांग रही है। ये क्या है सर? सर हम तो ये कहेंगे कि सरकार बदलना चाहिए, बिहार का सरकार बदलना चाहिए। हम लोग बदलाव चाहते हैं बिहार में, हम लोग बदलाव चाहते हैं यहाँ पे। बात ठीक से करो, ठीक से बात करो पहले। कैंडिडेट जो है MIM का रहे या कांग्रेस का रहे या भाजपा का रहे, तीनों कैंडिडेट टक्कर का है। अभी का माहौल में MIM को एज है, कोई माने या नहीं माने, जो MIM का कैंडिडेट जो है, एक सेकंड, अभी जो कांग्रेस के कैंडिडेट है, आप जो एक सुन तो लो, आपने कहा MIM को एज है, ये किशनगंज सीट की बात, किशनगंज में हम देखिए सर, हम पर्सनली हम किशनगंज में रहते हैं, किशनगंज की बात कह सकते हैं, बहादुरगंज ठाकुरगंज हम घूमे नहीं है जो कह सकते हैं, लेकिन एज है सर माहौल में, क्योंकि युवा कैंडिडेट है, 32 इयर्स का है, ठीक है सर, को हराने के लिए आए यहाँ से यही जवाब हम देते हैं इसको। पूरी बात सर, यहाँ से हमेशा महागठबंधन नहीं जीतता है, यहाँ से कभी NDA जीतता नहीं है, तो यहाँ से वो जीत के बीजेपी को सपोर्ट करने आए। सर इसका जवाब हम दे देंगे। उनको दूसरी जगह से लड़ना चाहिए जहाँ वो NDA को हरा पाए, यहाँ किसको हराने आए? यहाँ इसका जवाब हम दे दें। देखिए ये पढ़ा लिखा वाला बात बोलना चाहिए। अरे गठबंधन को हराने आया है तो ओवैसी ढोल लेके क्या किया? 6 सीट दे दो इसको, क्यों दे दिया? 6 सीट नहीं दिया, ओवैसी बी टीम नहीं है, गठबंधन बी टीम है। एक सेकंड, आप मुकेश सैनी को ले सकते हैं, जिसकी IP गुप्ता 20 लाख की आबादी है, 5 समाज की, आप उसको गठबंधन में 3 सीट दे सकते हो, और वो माले को आप दे सकते हो 24 से 25 सीट। तो फिर MIM अगर गठबंधन कर रहा था तो आपको देना चाहिए सीट, आप क्यों नहीं दिए? आदमी ने बोला कि कमरुल होदा जो है उपचुनाव में, पिछले वाला चुनाव में 42,000 वोट लाया था, जो पतंग छाप से उठा था। तो कमरुल होदा जब 42,000 जो है, अभी 42,000 से जीतेगा, वो महागठबंधन जीतेगा।
हम लोग किसी को नहीं देख रहे हैं, हम बिहार सरकार को देख रहे हैं। वहाँ चेंज करना है, अपने सीमांचल एरिया में रोजगार लाना है। सर हम लोग बेरोजगारी है सर, हम लोग बेरोजगार है, पूरे बेरोजगार है हम लोग झेले हुए इस चीज को सर। आप देखिए चूड़ी पट्टी में आप जाइए, सबसे ज्यादा अगर कम्युनिटी लोन चल रहा है वो किसानगंज सीमांचल एरिया में चल रहा है। हर एक गरीब खून बेच के अपना कम्युनिटी लोन पूरा कर रहा है। रोजगार नहीं है उसके पास सर, रोजगार नहीं है सर। रोजगार पे बात कीजिए आप हम लोग को नहीं चाहिए। कौन क्या है नहीं, हमको नहीं चाहिए। हमको सरकार बदलना है, सबसे तेजस्वी सरकार बनना है। उसको देखना है 5 साल में नहीं किया उसको भी उखाड़ के फेंकना है। सर मैं ये बोल रहा हूँ, अगले 70 साल में आज तक हम लोग गरीब मजदूर लोग हैं किशनगंज डिस्ट्रिक्ट में, आज तक कोई मजदूरी दिया इधर? बेंगलोर जाके कोई मुंबई जाके कोई बनारस जाके काम करता है, कोई इज्जत नहीं रहता है। अपना किशनगंज में रहता तो अपना किशनगंज में मजदूरी नहीं था। इस बार हमको सरकार चेंज करना है, सरकार चेंज करना है क्योंकि बहुत चाहिए सर, गरीब को रोजगार चाहिए, पेट में दाना चाहिए सर, कपड़ा चाहिए सर। बड़े बड़े लोग जाके जो पैसा उद्योगपति है यहाँ पर जाके बड़े बड़े होटल में खाना खाते हैं, वो फल जो हम लोग कभी जिंदगी में नहीं देखे वो खाते हैं। गरीब का भी हक है खाने का, गरीब का भी हक है। किसको लाना चाहते हो? अभी हम बदलना चाहते हैं सरकार, तो सरकार बदल के ओवैसी साहब हैं, ओवैसी साहब अभी हमारे महागठबंधन में चलेगा। महागठबंधन में कौन? तेजस्वी यादव। अच्छा, ओवैसी साहब तो आई है सर। आज अगर सीमांचल में आज अगर कांग्रेस रिस्पॉन्स दे रहा है तो सिर्फ ओवैसी साहब को वजह से, क्योंकि हमारे पास विकल्प आया है, नहीं तो वो हमारा कुछ वैल्यू ही नहीं करता। क्या देश के बारे में सोचो ना भाई, खाली देश के बारे में क्या सोचना है भाई? देश के बारे में सोचना चाहिए आदमी को, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। मेरा कहने का मतलब जो देश के बारे में सोचेगा उसको हम वोट देंगे। मेरा कौन सोच रहा है देश के बारे में? देश के बारे में देख रहा है अभी तेजस्वी सरकार सोच रहा है, युवा लड़का के बारे में सोच रहा है, रोजगार के बारे में सोच रहा है, शिक्षा के बारे में सोच रहा है। हम देश के बारे में इतना सोच रहे हैं, नीतीश कुमार इतनी तरह की स्कीम चला रहा है, महिलाओं को पैसा दे रहा है। मोदी जी कुछ नहीं सोच रहे हैं, मोदी जी सिर्फ यही सोच रहे हैं हम कैसे ओवैसी कर रहे हैं क्या? ओवैसी कर रहे हैं, मुसलमानों की रहनुमाई एमआईएम के लोग करेंगे। मेरा कहने का मतलब चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं, जो हर जात को लेकर के चले उसकी राजनीति होनी चाहिए। हिंदू मुसलमान वाली राजनीति नहीं चाहिए हमको। कांग्रेस का गढ़ है ये, कांग्रेस का गढ़ है ये। ओवैसी जी को भी मौका मिलना चाहिए, जैसे सब पार्टी को मिल रहा है तो एक बार उनको भी देना चाहिए। पिछली बार भी तो ओवैसी को मौका दिया ना, 5 सीट दिया। तो भाई वो सीमांचल में जो सीटें 24 है मेरे ख्याल से, उसमें 21 पे ही लड़ रहे हैं शायद, 21 या 18 पे जितने भी लड़ रहे हैं। तो भाई मौका मतलब विधायक के तौर पे तो पिछली बार भी 5 सीटें जीते ही वो। हाँ ठीक है, क्या कहना चाह रहे बताइए। अब हम कहना चाह रहे हैं कि एक बार ओवैसी को भी मौका दिया जाए। वो तो पैसा लेके पलटी करिए, वो पलटी करने वाला था, वो कर पैसा लेके यहाँ जितना भी नेता आते हैं सब बोलते हैं विकास करेंगे, विकास करेंगे, मगर विकास के नाम पर किसान में कुछ नहीं है। बगल में रमजान पुल चले जाइए, इतना गंदा है, महकता है कि वो आदमी खड़ा नहीं रह पाएगा। विकास कांग्रेस सामने रह के क्या करता है? डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर एमपी भी एमएलए भी सब उन्हीं का है। पूरा जिंदगी दी है सांसद को, कांग्रेस को पूरा जिंदगी दे दी है। बताइए। मुझे देखिए कहना ये कि मैं सीमांचल में पिछले 7 सालों से हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर जो हूँ अपने जॉब के सिलसिले में हूँ। मैंने इस क्षेत्र को देखा कि ये क्षेत्र जो है, बिहार तो एक पिछड़ा हुआ राज्य है ही, बिहार में भी ये बिहार है, बिहार का भी ये बिहार है। और चूँकि 20 साल से हमारे माननीय नीतीश कुमार जी की सरकार है, चाहे वो किसी भी पार्टी के साथ रहे, कभी राजद के साथ रहे, कभी वो बीजेपी के साथ रहे, लेकिन थ्रू आउट 20 साल का उन्हें एक जो है टेन्योर मिला है। तो उस टेन्योर में उन्होंने कुछ अच्छे काम भी किए। हम ऐसा नहीं कह सकते कि उन्होंने जो है सारे काम ख़राब किए। उन्होंने जो है प्रशासन जो है एक जो प्रशासन की जो व्यवस्था है उसको सुदृढ़ किया है, नहीं उसमें कोई दो राय नहीं है। राज्य की जो सड़कें हैं उसको भी सुधारा है, कानून व्यवस्था को ठीक किया है। लेकिन सिर्फ हमें एक पहलू को नहीं पकड़ना है कि कानून व्यवस्था हो गई तो बहुत अच्छा, वेरी गुड, हमें सड़क अच्छी मिल गई तो, लेकिन कानून व्यवस्था अच्छी हो गई, सड़क अच्छी हो गई, क्या रोज़गार मिला युवाओं को? क्या लोगों को यहाँ पर अच्छी शिक्षा मिली? बिहार के कितने स्टूडेंट हैं जो बाहर दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, वो जेएनयू में पढ़ रहे हैं, वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, एक सीमांचल का एक बहुत बड़ा तबका जो है जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है।
माननीय मनमोहन सिंह के दौर में एक प्रोग्राम आया था जिसमें सचर कमेटी की रिपोर्ट भी आई थी, 2006 में आई थी जी। उस रिपोर्ट के परिप्रेक्ष्य में ये कहा गया था कि भारत के जो मुस्लिम डोमिनेटेड रीजन है, चूँकि मुसलमानों की स्थिति जो है वो दलितों से भी पिछड़ी हुई थी भारत में, तो मुसलमानों की स्थिति को देखते हुए सचर कमेटी के परिप्रेक्ष्य में फातमी कमेटी बनी थी, जिसे माननीय फातमी जी की अध्यक्षता में उसे बनाया गया था। उस कमेटी ने ये प्रपोजल रखा कि मुसलमानों का जो डेवलपमेंट है या ग्रोथ है उस वक्त तक नहीं पॉसिबल है जब तक कि इन्हें मेन स्ट्रीम में एजुकेशन से ना जोड़ा जाए। आज मुसलमानों की हालत क्यों लोग कहते हैं कि पंचर बना रहा है, तो ये पंचर बनाने के लिए जिम्मेदार कौन है? आप अगर उस बच्चे को, उस गरीब बच्चे को पढ़ने का मौका देंगे तभी तो वो IAS बनेगा, IPS बनेगा। तो उस फातमी कमेटी के परिप्रेक्ष्य में ये प्रपोजल रखा गया कि जो मुस्लिम डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट हैं, जो पिछड़े हुए हैं, जैसे कि वहाँ आइडेंटिफिकेशन हुआ कि मुर्शिदाबाद वेस्ट बंगाल, किशनगंज बिहार, मल्लापुरम केरला, वहाँ पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का सेंटर खोला जाए ताकि यहाँ के जो लोकल गरीब बच्चे हैं वो सहूलियत उन्हें पढ़ाई में हो और कम जो सरकारी रेट पर उन्हें अच्छी उच्च शिक्षा मिल सके। क्या हुआ, 2014 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कैंपस यहाँ पर खोला गया। उस कैंपस को आज पूछने वाला कोई नहीं है। 4 दीवारी जो है बन गई। 2014 के बाद सरकार गई, सरकार जाने के बाद जो एक नई सरकार आई, एक नई उम्मीद आई, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो किशनगंज के लोगों ने भी ये विश्वास सोचा होगा अपने दिल में कि आज जो हमारी एक नई सरकार आ रही है तो वो सरकार हमारे लिए भी कुछ करेगी, तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी आगे ग्रो करता। लेकिन अफसोस कि आज 10 साल से ज़्यादा 11 साल हो गया, आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की दीवारें वैसी पड़ी हैं। मैं माननीय नीतीश कुमार जी का आभारी हूँ कि उन्होंने कुछ जो है बिल्डिंग जो है दे रखी है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को। मैं आपको फॉलो करता हूँ यूट्यूब पर, तो शिक्षा का बड़ा इंपॉर्टेंस है। नीतीश कुमार ने कुछ बिल्डिंग्स दी हैं जहाँ अभी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कैंपस चल रहा है, MBA डिपार्टमेंट है, BEd डिपार्टमेंट है, लेकिन जो फुल फ्लेज यूनिवर्सिटी बननी चाहिए थी, 10 साल का एक टाइम बहुत बड़ा टाइम होता है, तो नहीं हुआ वो अभी नहीं हुआ। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? तो जाहिर है जो सरकार है, जो सरकार है, केंद्र में भी हमारी सरकार NDA की है, राज्य में भी हमारी सरकार NDA की है। तो हमें तो सरकार से ये उम्मीद है कि इस क्षेत्र के लिए, यहाँ के गरीब बच्चों के लिए, यहाँ की पिछड़ी आवाम के लिए शिक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया जाए। ठीक है, समझ गया, ये इशू हुआ। अब सामने विकल्प है, 3 दिन बाद 4 दिन बाद चुनाव है। देखिए 4 दिन बाद जनता यहाँ पर जो है जनता जनार्दन है, जनता ये डिसाइड करेगी कि उन्हें जिनसे उम्मीद है वो कौन लोग हैं जो उनकी उम्मीदों पर खरे उतर सकते हैं। ठीक है, समझ गया। अब हम ये लगभग ज़्यादा तो आपने बात कर दी अपनी, बताइए क्या करते हैं आप? आ जाओ इधर, आ जाओ। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम इम्तियाज़ आलम हुआ। वोटर हो? जी वोटर है। हाँ बताओ। देखिए किशनगंज का जो सबसे बड़ी समस्या शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, सरकार इस सबको लेकर बात नहीं करती है। जो मौजूदा सरकार था उसको शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य से कोई मतलब नहीं है, उसको जातिवादी से मतलब है, जो जाति के आधार पर वोट मांगता है। और एक हमारी पार्टी जो हैदराबाद से उछल के किशनगंज में आई है वो भी बीजेपी के नक्शो कदम पे चलता है और सिर्फ जाति पर वोट मांगता है। वो शख्स आज तक नहीं बोला यहाँ आके कि मैं अगर किशनगंज में मेरा कोई भी विधायक बनता है या कोई भी मेरा सीट जीत निकालते हैं तो हम जनता के लिए क्या काम करेंगे। ये चीज़ बोलने में काहे कोताही करता है। तो आम आवाम को, आम पब्लिक को, आम जनता को ये समझना चाहिए कि इस झांसे में ना आए और वोट आप अपने आने वाले जनरेशन के लिए कीजिए, उनके स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार के लिए कीजिए। सही बात। और मीडिया भी इस चीज़ को लेके नहीं दिखाता है कि जो पार्टी जातिवादी लेकर वोट मांगता है तो उसको सवाल कीजिए ना साहब कि आप रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए क्यों नहीं बात करते हैं। चलो सही बात आप कर रहे हो। अब हम चूँकि यहाँ बात, आप अपने क्या नाम हुआ आपका? क्या करते हो आप? यहाँ हम वेस्ट बंगाल से। अच्छा, वेस्ट बंगाल से। चलिए तो इस बातचीत को अब यहाँ ख़त्म करेंगे। कौन सी मस्जिद का क्या नाम है इसका? मदनी मस्जिद है ये। मदनी मस्जिद, चूड़ी पट्टी मदनी मस्जिद। और मैं आज किशनगंज आया हूँ। अब अगले 2-3 दिनों तक अररिया, पूर्णिया और कटिहार आसपास के इलाके में रहूँगा। और जैसे कि मैंने कहा 24 सीटें हैं सीमांचल की, और सीमांचल पर सबकी नज़र है। नज़र की एक वजह यह है कि पिछली बार ओवैसी साहब ने, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने 5 सीटें जीती और तेजस्वी और गठबंधन की सीटें
कमी। इस बार ओवैसी साहब फिर यहाँ मैदान में हैं, तो क्या होगा सीमांचल में? सीमांचल के मुस्लिम वोटर, चूँकि मैंने शुरू में भूमिका में भी कहा कि यहाँ जैसे किशनगंज में लगभग 68% मुस्लिम है, अररिया, पूर्णिया, कटिहार में भी मुस्लिम आबादी है। मुस्लिम वोटर बहुत निर्णायक भूमिका अदा करेंगे, लेकिन उनका रुख क्या है इसको समझने के लिए आसपास के इलाकों में घूमूंगा। बहुत सारे मुद्दे, चुनावी मुद्दे और उनके मसले, उस पर भी बात करूँगा। फिलहाल नमस्कार।